नमस्कार विद्यार्थियों, फिर से आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। कल हम बात कर रहे थे यहाँ पे एम का मीन्स की। यहाँ पे एम का मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखिए, जब भी इन नाभिकीय चुंबकों को यदि मैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखता हूँ तो क्या होगा भाई, ये अनियमित प्रकार से गति करते हैं। यदि इनको मैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखता हूं तो ये एक प्रकार से कुछ तो जो नाभिकीय चुंबक हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में होंगे और कुछ होंगे जो विपरीत दिशा में होंगे। जिनकी डायरेक्शन क्या होगी, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में होंगे। उन स्टेट को मैं बोलता हूं अल्फा स्पिन स्टेट, जबकि जो विपरीत दिशा में होंगे उनको मैं क्या बोल रहा हूं, बीटा स्पिन स्टेट। अल्फा स्पिन स्टेट के लिए प्लस हाफ वैल्यूज होगी और जो बीटा स्पिन स्टेट है इसके लिए माइनस होगी। इन दोनों में यदि मैं बात करूं तो मोर स्टेबल कौन सी होगी, अल्फा स्पिन स्टेट, क्योंकि इसकी एनर्जी का मान क्या है, निम्न है, अर्थात ये निम्न ऊर्जा स्तर कहलाएगा। बीटा स्पिन स्टेट की ऊर्जा क्या होगी, यहाँ पे अधिक होगी। इसी कारणवश से ये क्या कहेगा, क्या कहलाता है, अस्थायी स्टेट कहलाता है या अनस्टेबल स्टेट कहलाता है। इस प्रकार का जो नाभिकीय चुंबक है या प्रोटॉन चुंबक है, इनका इस प्रकार से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये कहलाता है वोल्टजमान डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, यहाँ पे लिखता हूं मैं क्या, वोल्टजमान डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे इस प्रकार का जो वितरण होगा इन नाभिकीय चुंबकों का ये कहलाता है वोल्टजमान डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास में दो स्पिन स्टेट थी, एक का नाम था अल्फा स्पिन स्टेट और दूसरी का नाम था क्या भाई, बीटा स्पिन स्टेट। देखिए यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास में निम्न ऊर्जा स्तर है वो अल्फा स्पिन स्टेट है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे बीटा स्पिन स्टेट है। यदि इन दोनों स्टेटों की एनर्जी का डिफरेंस है, यहाँ पे इन दोनों स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पे डेल्टा ई कहलाता है। यदि डेल्टा ई की वैल्यूज की अगर मैं बात करता हूं तो डेल्टा ई इक्वल टू होता है यहाँ पे H0 H और यहाँ पे गामा अपॉन 2 पाई। हम जानते हैं क्या भाई, डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख सकता हूं कि एच न्यू इक्वल टू क्या होगा, H0 H गामा अपॉन 2 पाई। एच इधर आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, H0 गामा अपॉन 2 पाई। यहाँ पे देखिए H0 क्या है, यहाँ पे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है इसको किसमें नापा जाता है, यहाँ पे गॉस के अंदर। यहाँ पे देखिए गामा क्या है, यहाँ पे नाभिकीय स्थिरांक। जो नाभिकीय कोफिशिएंट होता है, नाभिकीय स्थिरांक। यदि यहाँ पे मैं प्रोटॉन के बारे में बात कर रहा हूं, यदि नाभिकीय चुंबक हमारे पास में प्रोटॉन के रूप में है तो प्रोटॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है 26,750। आगे देखिए यहाँ पे म्यू क्या है, यहाँ पे आवृत्ति, जिसको हम किसमें मेजर कर रहे हैं, हर टच के अंदर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा, H0 H गामा अपॉन 2 पाई। गामा यहाँ पे नाभिकीय कांस्टेंट है, यहाँ पे न्यू यहाँ पे आवृत्ति है, H0 बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं
एन का मतलब हमने समझ लिया, एम का मतलब समझ लिया, आज समझते हैं हम आर का मतलब। देखिए जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आर का मतलब क्या है इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिकली रूप से आर का मतलब हम रेजोनेंस से लेते हैं, क्योंकि इसका नाम क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो यहाँ पे देखिए रेजोनेंस, यहाँ पे यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूँ तो वहां पे डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आर कोल्ड रेजोनेंस, जबकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉनों के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो भी कार्य हो रहा है वो कौन कर रहा है, हमारा न्यूक्लियस कर रहा है, अर्थात नाभिक कर रहा है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनों की भी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे केवल न्यूक्लियस की बात हो रही है, अर्थात वहां पे भी मोस्टली रूप से प्रोटॉन की तरह बिहेवियर शो हो रहा है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करता है उसी प्रकार से इस रेजोनेंस के अंतर्गत नाभिक हमारे पास में क्या करने वाला है, ट्रांजिशन शो करने वाला है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो भी संक्रमण होगा एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में, वो कौन करने वाला है, नाभिक करने वाला है, अर्थात न्यूक्लियस करने वाला है। इसे हम देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं इस प्रकार से। यदि यहाँ पे मैं एनर्जी के रेस्पेक्ट में बात करता हूं तो देखिए हमारे पास में क्या है, हमने यहाँ पे दो स्टेट बनाई थी। जो निम्न ऊर्जा स्तर था उसे हमने क्या बोला था, अल्फा स्पिन स्टेट, जिसकी वैल्यूज हमारे पास में क्या था, +12। अर्थात हमारा जो न्यूक्लियस था वो किसकी डायरेक्शन में था, H0 के में था क्या, क्योंकि वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में न्यूक्लियस जो मैग्नेट था उसकी डायरेक्शन थी। जबकि उच्च ऊर्जा स्तर था जिसका एनर्जी ज्यादा था और अनस्टेबल स्टेट थी, बीटा स्पिन स्टेट। ये यहाँ पे देखिए किस डायरेक्शन में थी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की विपरीत डायरेक्शन में था, और इसकी वैल्यू क्या थी भाई, -12 थी क्या। अब देखिए सपोज करिए हमारा ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में यदि ये यहां से ये निम्न ऊर्जा स्तर, ये उच्च ऊर्जा स्तर, ये देखिए अब क्या है, ये स्टेबल फॉर्म में है क्या। अब क्या दूं इसको, एनर्जी प्रोवाइड करूं ताकि उस एनर्जी का अवशोषण करके किसमें चला जाए, ये उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए। देखिए मैं बाहर से इसको किस रूप में एनर्जी दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कौन सी वेव्स डाली जा रही है, मोस्टली रूप से स्पेक्ट्रम के अंतर्गत रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स डाली जा रही है, जिससे वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा ये न्यूक्लियस, और क्या शो करेगा यहाँ पे, किस ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, ट्रांजिशन के माध्यम से किस में चले जाएगा, ये बीटा स्पिन स्टेट में चला गया। अब क्या करेगा ये, क्योंकि ये ज्यादा देर तक यहाँ पे स्टेबल नहीं रह सकता, क्योंकि ये पहले से अत्यधिक ऊर्जा वाली स्टेट है जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम है। इसी कारणवश से ये वापस से क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करता हुआ, यहां से ऊर्जा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए ये न्यूक्लियस या प्रोटॉन कहां पे आ जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण हो रहा था, अवशोषण हो रहा है, जिसे पाकर कहां पे चला गया था, ये उच्च ऊर्जा स्तर में, और वापस ऊर्जा का उत्सर्जन करके कहां पे आ गया, निम्न ऊर्जा स्तर में आ गया, अर्थात अत्यधिक स्टेबल फॉर्म में आ गया। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को का ही संक्रमण होता है, जिस प्रकार से ही इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के समान ही यहाँ पे कौन ट्रांजिशन शो करेगा, न्यूक्लियस करने वाला है। अर्थात मैं इसका डेफिनेशन कह सकता हूं कि जब क्या हो, न्यूक्लियस या नाभिकीय चुंबक ऊर्जा का अवशोषण करके अल्फा स्पिन स्टेट से कहां पे चला जाता हो, उच्च ऊर्जा स्तर युक्त बीटा स्पिन स्टेट में चला जाता हो, तथा वहां से वापस ऊर्जा का उत्सर्जन करके निम्न ऊर्जा स्तर अर्थात अल्फा स्पिन स्टेट में वापस चला आता हो, तो इस प्रकार से नाभिकीय चुंबकों का जो संक्रमण होता है वो नाभिकीय संक्रमण या न्यूक्लियर ट्रांजिशन कहलाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या भाई, नाभिकीय संक्रमण, नाभिकीय संक्रमण।
क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन ट्रांजिसेट हो रहे थे, जबकि यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, न्यूक्लियर, यानी कि अर्थात न्यूक्लियस यहाँ पे पार्टिसिपेट हो रहा है। ऊर्जा का अवशोषण करेगा, वापस से ऊर्जा का उत्सर्जन करके अल्फा स्पिन स्टेट में चलाएगा। इसी प्रकार से इसी ट्रांजिशन के कारण हमें क्या प्राप्त होते हैं, सिग्नल प्राप्त होते हैं, अर्थात संकेत प्राप्त होते हैं। उनको मैं शो कर देता हूं किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन होता है, न्यूक्लियस गया है, न्यूक्लियस वापस आया है। देखिए किस प्रकार से होगा। यहाँ पे यदि मैं इसको शो करता हूं तो देखिए यहाँ पे विकिरणों का क्या हो रहा है, विकिरणों का क्या हो रहा है भाई, अवशोषण हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये है भाई निम्न ऊर्जा स्तर, और ये क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर। यहाँ पे ये निम्न ऊर्जा स्तर है, ये उच्च ऊर्जा स्तर है। देखिए सबसे पहले हमारा जो न्यूक्लियस था वो एनर्जी पाकर कहाँ पे गया भाई, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गया, एनर्जी का अवशोषण किया और वापस से कहाँ पे आ गया, नहीं कहाँ पे चला गया, उच्च ऊर्जा स्तर की ओर चला गया। निम्न से किधर खिसक रहा है, ये उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ खिसक रहा है। यहाँ पे देखिए ये क्या होगा भाई, यहाँ पे उच्चतम लैम्डा मैक्सिमम होगा, अर्थात तरंग दैर्घ्य उच्चतम होगा यहाँ पे। तो देखिए इस प्रकार से हमारे पास में सिग्नल प्राप्त हुए, वो किसके कारण प्राप्त हुए, नाभिकीय संक्रमण के कारण या न्यूक्लियर ट्रांजिशन के कारण हमारे पास में ये क्या प्राप्त होते हैं, सिग्नल। इसे मैं कह सकता हूं सिग्नल, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में, सिग्नल है। ये हमें क्या सूचनाएं देते हैं उनके ऊपर चर्चा करता हूं कि इस सिग्नल को देखकर हम क्या क्या पता कर सकते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत। मोस्टली रूप से ये 4 प्रकार की सूचनाएं देता है। यदि यहाँ पे मैं बात करता हूं, सबसे फर्स्ट इस सिग्नल की क्या भाई, नंबर, जो सिग्नल की संख्या है, ठीक है, उसके ऊपर चर्चा करता हूं। जैसे हमारे पास में जो सिग्नल है, जो सिग्नल की संख्या है, ये क्या इंडिकेट करती है, ये मोस्टली रूप से सिग्नल की संख्या हमें बताती है उस कंपाउंड में उपस्थित प्रोटोनों के बारे में। जो प्रोटोनों के बारे में जानकारी देती है वो कौन है भाई, सिग्नल की संख्या। दूसरा बात करता हूं यहाँ पे सिग्नल का जो पोजीशन है या सिग्नल की स्थिति है। जो सिग्नल की स्थिति है यहाँ पे स्पेक्ट्रम के अंदर, इसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी बोल सकता हूं मैं यहाँ पे। तो ये स्पेक्ट्रम के अंतर्गत जो सिग्नल की पोजीशन है, ये हमारे पास में जो प्रोटॉन है उसके इलेक्ट्रॉनिक वातावरण के बारे में जानकारी देता है। जी हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो वातावरण है, इसका एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर यहाँ पे ये जानकारी दे रहा है कौन, सिग्नल की स्थिति। थर्ड बात करता हूं यहाँ पे सिग्नल की तीव्रता। सिग्नल की तीव्रता, सिग्नल की तीव्रता क्या होगा, इसमें जो सिग्नल के अंदर जो सिग्नल है ये हमें किसके बारे में बताएगा, जो सिग्नल की जो तीव्रता है या इंटेंसिटी है वो हमें बताती है उसमें उपस्थित प्रोटोनों की संख्या के बारे में। तो ये जो तीव्रता है ये प्रोटोनों की संख्या के बारे में हमें जानकारी देता है। फोर्थ नंबर पे यदि मैं बात करता हूं सिग्नल का विपाटन। ये जो सिग्नल का विपाटन है ये हमें मोस्टली रूप से जानकारी देता है क्या भाई, जो हमारे पास में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके समीप वाले कार्बन पर उपस्थित प्रोटोनों की संख्या। जी हाँ, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में किसी भी जो नजदीक वाला कार्बन है उसके ऊपर उपस्थित प्रोटोनों की संख्या के बारे में जानकारी कौन देता है, सिग्नल का विपाटन। ठीक है, ये टॉपिक हम विपाटन आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से विपाटन होता है। तो ये था हमारे पास में आर का मीन्स, शायद आपको समझ में आया होगा। एन का मतलब न्यूक्लियस से था, एम का मतलब बोल्टमैन जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था
उसके ऊपर था, और आर का मतलब रेजोनेंस, और उस रेजोनेंस के माध्यम से किस प्रकार से हमें जो सिग्नल प्राप्त हो रहे थे स्पेक्ट्रा के अंदर, उसके ऊपर चर्चा की। और ये जो सिग्नल्स है इसके वजह से हमें क्या क्या जानकारी मिल पा रही थी, जो सिग्नल की संख्या थी इसके कारण हमें प्रोटोनों के बारे में जानकारी मिल रही थी। जो सिग्नल की स्थिति थी वहाँ पे प्रोटोनों के एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी मिल रही थी। जो सिग्नल की तीव्रता है इसमें क्या हो रहा था, प्रोटोनों की संख्या के बारे में जानकारी मिल रही है। जबकि सिग्नल का विपाटन है, यहाँ पे क्या हो रहा था, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड के अंदर किसी नजदीक वाले कार्बन पर उपस्थित प्रोटोनों की संख्या के बारे में ये सिग्नल हमें क्या दे रहा था, जानकारी दे रहा था। तो यहाँ तक हमने एन का मीन्स मैग्नेटिक, जो एम का मीन्स, आर का मीन्स, ये तीनों बात हम कर चुके थे। यहाँ पे आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आगे मैं लेके चलता हूँ आप सभी को, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोटोन, यानी प्रोटोन के प्रकारों के ऊपर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्योंकि हमने एन के ऊपर चर्चा कर ली, एम के ऊपर चर्चा कर ली और आर के ऊपर चर्चा कर ली। तो यहाँ पे हमारे पास में टॉपिक है न्यू, जो हमारे पास में प्रोटोनों के प्रकार और एनएमआर सिग्नल निकालना। एनएमआर सिग्नल निकालना यानी कि प्रोटोनों के कितने प्रकार हैं और एनएमआर सिग्नल क्या होते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए मोस्टली रूप से यहाँ पे प्रोटोनों के प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे तुल्य प्रोटोन, और अतुल्य प्रोटोन। बेसिकली ये तुल्य प्रोटोन या अतुल्य प्रोटोन क्या होते हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोटोन, और ये होते हैं नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन। देखिए ये कौन से हो सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा हम डेफिनेशन के रूप में करते हैं। सबसे पहले देखिए तुल्य प्रोटोन वो होते हैं जिनका एनवायरनमेंट होता है, जो भी वातावरण होता है वो कैसा रहता है, समान रहता है। जबकि यहाँ पे देखिए इनका जो वातावरण है वो कैसा रहेगा, असमान रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली डेफिनेशन से कुछ नहीं समझ में आता है, इसका मीन्स हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे कि असमान और समान क्या रहने वाला है। मोस्टली रूप से जो केमिकली रूप से या रासायनिक रूप से क्या हो, समान हो, उन्हें हम तुल्य प्रोटोन बोल सकते हैं, या रासायनिक तुल्य भी बोल सकते हैं। जो केमिकली या रासायनिक रूप से असमान हो उन्हें हम अतुल्य या रासायनिक अतुल्य प्रोटोन भी बोल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास में देखिए एक एग्जाम्पल है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के रूप में मीथेन। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्रोटोन केवल इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या, इसी वजह से मैं कहूंगा कि इन सभी कार्बन का, यहाँ पे हम जैसे देखें कि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन नंबर 2, ये हाइड्रोजन नंबर 3 और ये हाइड्रोजन नंबर 4, यहाँ पे टोटल प्रोटोनों की संख्या कितनी है भाई, 4। और चारों के चारों क्या एक ही टाइप के हैं क्या, क्योंकि चारों के चारों किससे जुड़े हुए हैं, कार्बन से। अर्थात मैं कह सकता हूं कि केमिकली रूप से ये क्या है, एक ही प्रकार के प्रोटोन है क्या। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे जैसे मैं इसको ए दे दूं तो ये भी ए टाइप का होगा, ये भी ए टाइप का होगा और ये भी ए टाइप का होगा। अर्थात यहाँ पे कितने टाइप के हैं, केवल एक ही टाइप के हैं सभी के सभी। तो यहाँ पे ये क्या कैसे कहला रहे हैं कि तुल्य प्रोटोन है क्या यहाँ पे, जी हाँ, ये सभी के सभी कैसे हैं, तुल्य प्रोटोन है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, देखिए CH3OH, यहाँ पे मैथेनॉल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो देखिए भाई ये जो तीनों हाइड्रोजन हैं, ये 3 हाइड्रोजन हैं जो कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये तीनों प्रोटोन कार्बन से जुड़े हुए हैं, जबकि ये एक प्रोटोन है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है।
तो मैं कह सकता हूं कि ये ऑक्सीजन से जो जुड़ा है और ये कार्बन से जुड़ा है। इसके कारणवश से ये कैसे हैं, इनका जो केमिकली एनवायरमेंट है वो असमान है क्या। यहाँ पे कुल प्रोटॉनों की संख्या देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ भी 4 ही है क्या, जबकि यहाँ पे ये भी ए टाइप है, ये भी ए टाइप है और ये भी ए टाइप है, जबकि इसका केमिकली रूप से डिफरेंट है। तो ये कैसा है, बी टाइप का है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ए टाइप के तो कितने हो गए, 3 हो गए, और बी टाइप के प्रोटॉन कितने हो गए, 1 हो गए। तो ये छोटा सा टॉपिक है, तुल्य प्रोटॉन और अतुल्य प्रोटॉन। एग्जाम्पल हम और भी ज्यादा करेंगे जो नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। ठीक है भाई, इसी वजह से मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये बात समझ में आई होगी, और आगे हम नेक्स्ट क्लास में अन्य उदाहरणों के माध्यम से और भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।